Yes, students, कैसे हैं आप सब? I hope all of you are good. Students, today we will discuss about the comparative development experiences of India, Pakistan and China. Means जो आपके पास इंडिया है और इसकी टू नेबरिंग कंट्रीज है, उन चीज़ों में आप लोगों ने कंपैरिजन करना है तीनों कंट्रीज में, ठीक है। जो कि आपका इंडियन इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर है, सभी को पता है। जो ये लास्ट चैप्टर में है हमारे पास, वो 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स के कारण इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज सिंगल चैप्टर है जो आपके पास 8 मार्क्स का रहा है, ठीक है जी। इस चैप्टर में करना कुछ नहीं बेटा, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान चैप्टर है। जस्ट आपने देखना है कि जो इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी है, डेवलपमेंट पाथ है, वो क्या है, चाइना का क्या है और सिमिलरली पाकिस्तान का क्या है। जस्ट हमने इन चीज़ों की स्टडी करनी है, नथिंग एल्स। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ स्टडी करोगे कि जो ये हमारी तीनों कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों का डेवलपमेंट पाथ क्या रहा, कैसे इनकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है जी। क्या करेंगे हम, डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडो पाक चाइना। सबसे पहले बेटा जो भी इन्होंने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की वो एट द सेम लेवल, मीन्स कि सेम लेवल से ही स्टार्ट की। कैसे, सभी को पता है कि जो हमारा इंडिया है इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया पाकिस्तान हमारे पास इंडिपेंडेंट हुए 1947, और जो हमारे पास चाइना था वो हुआ भी 1949, ठीक है जी। एक तो आप लोगों ने इसके बारे में लिखना है। और जो ये तीनों इकोनॉमीज थी, तीनों इकोनॉमीज ने ही इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की। जो हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग है, प्लानिंग पीरियड है, वो हमारे पास सभी को पता है भी, इंडिया का है 1951, पाकिस्तान का है 1956 और चाइना का है बेटा जी 1953। तीनों ने ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट की, मीन्स कि तीनों में ही इकोनॉमिक प्लानिंग के पेस पे जो अपनी डेवलपमेंट था वो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया। इसके साथ ही आप लोग ये लिख सकते हो कि जो हमारे पास, जो आप लोगों के पास बेटा पाकिस्तान है, वो अपना 12th प्लान कंटिन्यू कर रहा है। जो पाकिस्तान है 12th प्लान पे है। जो हमारे पास चाइना है, ये हमारे पास 14th प्लान 5 ईयर प्लान पे है। और जो हमारे पास इंडिया है, इसने अपनी प्लानिंग क्या की है, रेस्ट, प्लानिंग को रेस्ट दे दिया है। बिकॉज सभी को पता है कि हमारे पास इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग के प्लेस पे नीति आयोग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी। 2017 तक इसने अपना 12th प्लान किया, उसके बाद इसके प्लेस पे इसने क्या कर दिया, अपना नीति आयोग स्टार्ट कर दिया इकोनॉमिक प्लानिंग के प्लेस पे। और मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि पाकिस्तान में 12th प्लान चल रहा है, चाइना में 14th प्लान है और इंडिया ने अपनी प्लानिंग को रेस्ट दे दिया है। इस चीज़ की आप लोग साथ में बात कर सकते हो। इसके साथ साथ ही प्लानिंग के साथ तीनों में एक चीज़ और कॉमन थी। क्या कॉमन था वो था हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का टाइम पीरियड। जो हमारे रिफॉर्म्स हैं इंडिया में, सभी को पता है भी 1991, ठीक है, एलपीजी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और जो हमारे पास है पाकिस्तान में प्लानिंग रिफॉर्म्स हुए 1978 में, 1988। और जो चाइना है हमारे पास बेटा, चाइना में हुए 1978 में, ठीक है। देखो तीनों ही इंडिपेंडेंट हुई इकोनॉमीज। उसके बाद तीनों का प्लानिंग टाइम पीरियड की बात की गई है, तीनों के रिफॉर्म्स की बात की गई है। दैट मीन्स जो तीनों ने अपना डेवलपमेंट पाथ था वो सेम लेवल से ही स्टार्ट किया। ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई इकोनॉमी पहले से ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इसीलिए वो आज सत्ता में है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों का डेवलपमेंट था वो सेम लेवल पे ही था हमारे पास। और 1980 तक ऑलमोस्ट तीनों ने सिमिलर पाथ फॉलो किया। सिमिलर पाथ, जो चेंजेस थे इसके बाद आने स्टार्ट हुए आफ्टर द 1980। ये तो हम लोगों ने बात की सभी की कॉमन, दैट मीन्स कि सभी ने कैसे स्टार्ट किया, सभी का सेम लेवल था, क्या था, कैसे था। अब हम लोग करेंगे सेपरेट बात, दैट मीन्स चाइना में ग्रोथ कैसे हुई, चाइना की डेवलपमेंट की बात करेंगे, पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करेंगे और उसके बाद इंडिया की डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं चाइना के बारे में। चाइना में बेटा सबसे पहले आप लोगों ने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करनी है, जो जिसके बारे में मेरे को
लगता है कि सभी को नॉलेज होगी, ओनली रिलेटेड टू चाइना, दैट इज वहाँ हमारे पास है PRC। पता है क्या होता है PRC? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको आप चाइना के लोग चाइनीज बोलते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बैकग्राउंड में आप लोग जाओगे और जिसके बैकग्राउंड में आप लोगों एक्सप्लेन क्या करोगे, एक तो PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब एस्टैब्लिश हुआ? भी 1949 में, ये आप लोग लिखोगे इसमें, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग लिखोगे कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। कम्युनिस्ट पार्टी मीन्स वन पार्टी रूल वहाँ, जो कि स्टैटिज्म है। साथ ही आप लोग स्टैटिज्म की कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर सकते हो। दैट मीन्स गवर्नमेंट का रोल है हमारे पास जो चाइनीज़ इकॉनमी है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप लोग ये बातें लिखोगे। इसके बाद बेटा जियोग्राफी के बारे में और पॉपुलेशन, जियोग्राफी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग क्या लिख सकते हो? इसके बारे में लिख सकते हो कि जो चाइना हमारे पास एक लार्जेस्ट, ठीक है, बहुत ही बड़ी कंट्री है, सभी को पता है, मे बी 3rd नंबर पे है, ठीक है, जो चाइनीज़ हमारे पास इकॉनमी है। और जो इसका एरिया है हमारे पास वो है 9.6 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे पास चाइनीज़ का एरिया है। और इसकी पॉपुलेशन की साथ ही साथ आप लोग बात कर सकते हो, जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2015 वो है हमारे पास 1.3 मिलियन, या आप लोग बोल सकते हो 1371 मिलियन पीपल, ठीक है जी। 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है बेटा, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है। तो ज्योग्राफी की बात कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमारे पास थी बात, दोनों ही जो बातें थी आपके पास बैकग्राउंड से रिलेटेड, जो भी चाइना में था चाइना में है। लेकिन इसने अपनी डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट की वो आएगा हमारे पास रिफॉर्म्स के अंडर, जिसमें आप लोग सबसे पहले बात करोगे भाई GLF। क्या है GLF? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। लीप फॉरवर्ड का मीनिंग तो सभी को पता है, एकदम से जंप लगाना। कैसे मतलब कि किसी भी चीज़ में एकदम से डेवलपमेंट आएगी, है ना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया हमारे पास? ये 1958 में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में आया भी हमारे पास जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था। क्या है ये? इसमें क्या था? आपके पास भी एक चेयरमैन हुए हैं चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के, जिसका नेम है माओ से तुंग, और जिसको आजकल या आप लोग नेट पे सर्च करोगे तो आपको माओ जेडोंग भी मिलेगा, ठीक है। दोनों ही नेम है और दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। जस्ट मीन्स की थोड़ी सी स्पेलिंग का है, ठीक है। आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो माओ से तुंग, या आप लोग ये भी बोल सकते हो माओ जेडोंग। ये दोनों एक ही पर्सन है, कोई अलग अलग पर्सन हमारे पास नहीं है, दोनों एक ही पर्सन है। माओ सेतुंग और माओ जेडोंग दोनों एक ही पर्सन हैं। क्या था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड चेयरमैन था कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है। इसने GLF स्टार्ट किया। इसके अंदर उसने मेन काम था, उसने क्या करना था कि अग्रेरियन इकॉनमी को मॉडर्न इकॉनमी में कन्वर्ट करना था। क्या करना था बेटा? इसने अग्रेरियन इकॉनमी को मॉडर्न इकॉनमी में, अग्रेरियन टू मॉडर्न, मीन्स इकॉनमी में जो हमारे पास ये चाइनीज इकॉनमी थी उसको इंडस्ट्रियलाइज करना था, कि चाइना में मैं इंडस्ट्री सेटअप कर दूं, इंडस्ट्री लगा दूं। तो इसने मेन 2 काम किए यहाँ। एक तो उसने एग्रीकल्चर के लिए किया, ठीक है जी। एक उसने किसके लिए किया भाई? एग्रीकल्चर के लिए किया। और दूसरा उसने इंडस्ट्री के लिए किया। पहले तो एग्रीकल्चर के लिए उसने क्या किया? जस्ट 26,000 कम्यून्स, ये आप लोगों ने वर्ड को याद रखना है। 26,000 कम्यून्स, क्या मीनिंग है इसका? जो पहले लोग थे वहाँ क्या करते थे, अपनी अपनी अलग अलग से फार्मिंग करते थे, ठीक है, जिससे मतलब कि कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होते थे, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती थी। तो माओ ने क्या किया? अपनी पूरी फार्म पॉपुलेशन को, पूरी फार्मिंग लैंड को 26,000 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स एक जो टुकड़ा था, 26,000 ऐसे ग्रुप्स बना दिए, एक ग्रुप को एक लैंड का टुकड़ा दे दिया,
और उनको कहा कि आप लोग यहाँ फार्मिंग करो, जस्ट मेरे को टैक्स पे करो और जो भी इसकी इनकम होगी वो सीधा आपके पास ही जाएगी। तो इससे वहाँ के रिजल्ट थे काफ़ी अच्छे हुए। ठीक है जी, ये हुआ था हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए उसने किया था। इंडस्ट्री के लिए उसने क्या किया, उसने इंडस्ट्री के लिए उसने लोगों को परमिशन दे दी कि आप लोग अपने बैकयार्ड्स में इंडस्ट्री लगा सकते हो, घरों में फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी कि हर एक घर में फैक्ट्री खुलेगी, छोटी से छोटी कुछ भी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोगों को क्या किया, इंस्पायर किया कि आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करो, जिससे आप लोगों को सभी को पता है कि चाइना का आज वर्ल्ड में क्या प्लेस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वर्ल्ड में चाइना क्या है, हमारे पास फेमस है। इट्स द रिजल्ट, ठीक है जी, जो इंडस्ट्री के लिए किया। लेकिन जीएलएफ में उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। एक प्रॉब्लम थी बेटा उसमें कि हमारे पास जो 30 मिलियन पर्सन थे ना, उनकी डेथ हो गई थी। इसका रिजल्ट क्या था, वहाँ ड्रोट, सूखा पड़ गया था। ठीक है जी, ये उसके पास एक प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी थी जीएलएफ में, जिसके कारण ये कामयाब नहीं हो उसका जीएलएफ, और हमें बीच में ही जीएलएफ को छोड़ना पड़ा। तो ये आपके पास स्टोरी थी पूरी ग्रेट लीप फॉरवर्ड की। 1958 में स्टार्ट हुआ। मेन इसके 2 पॉइंट्स हैं, एग्रेरियन, एक एग्रीकल्चर के लिए किया, एक इंडस्ट्री के लिए किया। एग्रीकल्चर के लिए उसने टोटल 26,000 कम्यून्स बना दिए, और अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या किया, अभी बैकयार्ड्स में इंडस्ट्री लगाने की लोगों को परमिशन दे दी। उसके बाद उसको ड्रॉट, सूखे का सामना भी करना पड़ा, जिसके कारण हमारे पास जो जीएलएफ था उसमें कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमारे पास नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका जीपीसीआर। क्या है अभी जीपीसीआर, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जो कि हमारे पास 1965 में आया। क्या मीनिंग था, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन हमारे पास कब आया, अभी ये 1965 में आया। ये भी बेटा हमारे पास माओ सेतुंग ने ही स्टार्ट किया था, माओ जेडोंग ने ही स्टार्ट किया था। क्या था इसमें, पहले आप लोग को पता होना चाहिए इसके बारे में। हमारे पास रशिया, ठीक है जी, रशिया ने कुछ साइंटिस्ट भेजे हुए थे चाइना में, चाइना की हेल्प करने के लिए, वहाँ इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। बट जब दोनों में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ तो रशिया ने क्या किया, जो अपने साइंटिस्ट थे वो वापस बुला लिए चाइना से, ठीक है, विड्रॉ कर लिया अपने साइंटिस्ट को, जिसके कारण चाइना को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। डिप्रेशन आ गया चाइना में, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन आया। ठीक है, चाइना की जो डेवलप था चाइना, उसकी डेवलपमेंट होनी बंद हो गई थी, लाइक दिस कि उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो चाइना ने क्या किया, अपने प्रोफेशनल्स को, अपने स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को ट्रेंड करना स्टार्ट किया। ठीक है, और वो ट्रेनिंग का रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है, दैट इज जीपीसीआर। उसके कल्चरल में रेवोल्यूशन आ गई थी। कल्चर में कैसे रेवोल्यूशन हुई, बिकॉज उस टाइम के जो स्टूडेंट्स थे, जो सभी को पता है कि जो स्टूडेंट्स की एज है लर्निंग एज होती है। ठीक है, जब जैसे भी हम उनका जो माइंड है मतलब तैयार करेंगे, जो कि उसके माइंड में बातें भरते जाएंगे, वो वैसे ही विश्वास करते जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ का जो हमारे पास माओ सेतुंग था, उसने क्या किया बेटा, चाइना के जो स्टूडेंट्स थे, सिमिलरली प्रोफेशनल थे, इंजीनियर्स थे, सभी के लिए क्या किया, लर्निंग एज स्टार्ट कर दी। दैट मीन सभी को स्किल्स देना, कुछ ना कुछ नए सिखाते रहना, नए नए आइडियाज़, इनोवेशंस के साथ, जिसके कारण चाइना में क्या आ गई, रेवोल्यूशन आ गई। और उसी रेवोल्यूशंस के कारण चाइना में जो हमारी इंडस्ट्री है सबसे आगे है। और इसके साथ ही रिफॉर्म्स में आपका जीएलएफ हो गया, जीपीसीआर हो गया, ठीक है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसकी ज्योग्राफी का पॉइंट हो गया। इसके साथ ही हमारे पास एक इसमें पॉइंट और है, दैट इज अ ड्यूल प्राइज। ड्यूल प्राइज में क्या था, इसमें था हमारे पास, देखो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि 2 तरह के प्राइस। तो क्या थे ये 2 तरह के प्राइस, इसमें हमारे पास था कि गवर्नमेंट ने ना एक क्वांटिटी फिक्स कर दी थी कि जो भी आप लोग मतलब कि बायर्स के लिए एज वेल एज सेलर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, सेलर्स के लिए, सभी के लिए क्वांटिटी फिक्स कर दी थी कि यदि आपने बाय करना है या फिर आप लोगों ने सेल करना है,
यदि आप लोग इतनी मिनिमम क्वांटिटी तक सेल परचेज करोगे तो आपके लिए जो भी प्राइस फिक्स होंगे वो गवर्नमेंट का नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होंगे। गवर्नमेंट के प्राइस सभी को पता है कि कम होते हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन यदि आप लोग इससे ऊपर की क्वांटिटी को सेल करोगे, परचेज करोगे, तो जो भी आपके लिए प्राइसेस होंगे वो मार्केट वाले, दैट मीन्स कि मोर देन द गवर्नमेंट। सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट के प्राइसेस होते हैं वो कम होते हैं, और जो हमारे पास मार्केट में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के प्राइस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। दैट इज अ डबल प्राइसिंग। इसके साथ ही बेटा नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग बात कर सकते हो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या था भाई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे पास दो फेसेस में आया था। एक तो आया था हमारे पास फर्स्ट फेज, एक था लेटर फेज ना। जो हमारे पास फर्स्ट फेज आई थी इसमें क्या था, इसमें उसने एग्रीकल्चर में सुधार किए थे, एग्रीकल्चर। और जो हमारे पास लेटर बाद में आई फेज उसमें क्या किया उसने इंडस्ट्री में सुधार किए। एग्रीकल्चर में क्या किया, आप लोगों ने अभी स्टडी किया कि उसने अपनी जो फार्मिंग पॉपुलेशन थी, लैंड थी, उसको 26,000 कम्यून्स में डिवाइड किया था। तो बेटा उसके रिजल्ट भी हमने देखे कि ड्रॉट के कारण इतना फ्रूटफुल नहीं हुआ। दैट्स वाई उसने कम्यून सिस्टम को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, खत्म कर दिया। पर इंडिविजुअल मीन्स कि स्मॉल प्लॉट्स, छोटे छोटे से प्लॉट्स में लैंड को डिवाइड कर दिया, पर इंडिविजुअल उस लैंड को दे दिया। बट ऑलवेज रिमेंबर ओनली फॉर द कल्टिवेशन, नॉट फॉर द ऑनरशिप। सिर्फ कल्टिवेशन के लिए दिया था, ऑनरशिप के लिए नहीं दिया था उसने। ठीक है जी, ये काम किया था उसने एग्रीकल्चर में, जस्ट कम्यून्स को ब्रेक कर दिया। और इंडस्ट्री में उसने क्या किया, इंडस्ट्री में जस्ट वही कि लोगों को परमिशन दे दी भी, आप लोग कैसे, जैसे लोग पहले आपको, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि स्टैटिज्म है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, तो गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस करना बंद कर दिया। गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी उसमें, जस्ट आप लोग प्रोड्यूस करो, बैकयार्ड्स में इंडस्ट्री लगाओ, ठीक है, ये अपने कोर्टयार्ड्स में इंडस्ट्री लगाओ, लेकिन हमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप लोग करो जिससे हमारी इकोनॉमी को क्या हो, फायदा हो। और इसके साथ ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, डोल प्राइस हो गया, इसके साथ ही उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ये बनाने स्टार्ट कर दिए भी। क्या होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये होते हैं बेटा जिसमें हमारी पूरी कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ पे उसके रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं होंगे। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कुछ अलग से रूल्स होते हैं जो कि हमारे पूरी कंट्री में अप्लाई हो रहे हैं, वो रूल्स हम यहाँ अप्लाई नहीं करते। जस्ट एक इसके लिए होता है FDI, उनको अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो उसके, जिससे इकोनॉमी को क्या होगा, हमारे पास फायदा होगा। वो होते हैं हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। हर एक तरह की फैसिलिटी देना कि जो भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा उसके पास, उसको हर एक तरह की फैसिलिटी होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड उसको रिलीफ मिलेगी। जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में उनके पास ऐसी कोई रिलीफ नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी सेड कि जो भी पूरी इकोनॉमी के रूल्स रेगुलेशंस हैं, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन से हमारे पास क्या होंगे भी, डिफरेंट होंगे। और इसके साथ ही बेटा आप लोग इसमें बात करोगे OCP, दैट इज वन चाइल्ड पॉलिसी, जो कि हमारे पास 1978 में रिफॉर्म्स हुए थे, 1979 में आई थी OCP, वन चाइल्ड पॉलिसी। तो सभी को पता है कि जो पॉपुलेशन है चाइना की ना, बहुत ही ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को ये था कि लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी, बिकॉज जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं ज़्यादा पॉपुलेशन में डिवाइड होंगे। जब ज़्यादा पॉपुलेशन में इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिवाइड होंगे तो ऑब्वियस है बेटा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। तो गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हमें लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी चाहिए, जिसके कारण उसने क्या किया, 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए, साथ के साथ 79 में रिफॉर्म्स के बाद OCP स्टार्ट कर दी, वन चाइल्ड पॉलिसी। मीन्स कि हर एक घर में जस्ट एक बेबी का ही बर्थ होगा। ठीक है जी, मीन्स पर वीमेन लगा लो, हमारे पास क्या आएगा बेटा, एक बेबी ही आएगा। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो चाइना का ग्रोथ रेट था, पहले हमारे पास 1.3 था, से कम होके 0.47% पर एनम हो गया था। ग्रोथ रेट देखो बेटा हाफ से ज़्यादा डिक्रीज हो गया था हमारे पास चाइना में। इसका रिजल्ट हमारे पास ये हुआ। तो देखो अब आप लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स किए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, सेकंड आपका ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग पॉइंट हो गया, थर्ड GLF, फोर्थ GPCR, फिफ्थ डोल प्राइजी, फिफ्थ सिक्स्थ इकोनॉमिक रिफॉर्म, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेवेंथ, और OCP 8। तो ये था आपके पास चाइना का डेवलपमेंट पाथ। कंप्लीट हो गया बेटा चाइना के बारे में, आपने जो भी कुछ रीड करना था।
डोंट वरी, जो आपके पास ये अलग से क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ तो देखो आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है जी। इसके लिए आपकी अलग से क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वहाँ आपको क्वेश्चंस बता दूंगी कि आप लोगों ने कैसे एक्सप्लेन करने हैं। आपके लिए यहाँ इतना इनफ है कि चाइना का डेवलपमेंट पाथ की स्टोरी क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडिया एंड अबाउट द पाकिस्तान। ओके जी।